सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम रदरफोर्ड के नाभिकीय थ्योरी या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। जे थॉमसन के मॉडल में जो कमियां रह गई थी उसके आधार पर रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। उसके इस प्रयोग को स्वर्ण पत्र प्रयोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। रदरफोर्ड और उनके शिष्यों द्वारा सन 1911 में एल्फा कण प्रयोग किया गया था जो सोने की पन्नी पर किया गया था। तो एल्फा कणों पर रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था। एल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। एल्फा कणों की उन्होंने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर या 100 nm नैनोमीटर थी, उसके ऊपर रदरफोर्ड ने एल्फा कणों की बौछार की थी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये एल्फा कणों का सोर्स उन्होंने यहाँ पे लिया जिसके द्वारा एल्फा कण उत्पन्न किए गए, और उन्होंने यहाँ पे एक लेड की एक प्लेट लगाई, उसमें बीच में एक छिद्र था जिसमें से एल्फा कण गुजर सके। एक सोने की पतली पन्नी ली जिसकी मोटाई कितनी थी 10⁻⁷ मीटर या 100 nm 100 नैनोमीटर इसकी मोटाई थी, यानी बहुत ही पतली पन्नी थी। तो इस गोल्ड फॉइल की जो मोटाई वो 100 nm है, और यहाँ पे उन्होंने एक जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन लगाई। याद रखें, जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन या पर्दा यहाँ पे लगाया। इस पर्दे की विशेषता ये थी कि जब इस पर एल्फा कण टकराते हैं तो इससे फ्लैश या स्फुर दीप्ति उत्पन्न होती है, तो जिसके आधार पर एल्फा कणों की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार का उपकरण उन्होंने व्यवस्थित किया था। तो यहाँ से एल्फा कण उन्होंने उत्सर्जित किए। एल्फा कणों की बौछार इस सोने की पतली पन्नी पर की, और जैसे ही इस पतली पन्नी से गुजरे उनमें से कुछ कण वहाँ से विक्षेपित हो गए और अधिकांश कण वहाँ से सीधे निकल गए। तो ये प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, और ये कण जब इस पर टकराए तो स्फुर दीप्ति इनमें उत्पन्न हुई। यहाँ पे टकराए तो ये स्फुर दीप्ति फ्लैश इनमें यहाँ पे उत्पन्न हुआ, जिससे इन एल्फा कणों की दिशा का मालूम उन्हें चला। तो ये बीम ऑफ एल्फा पार्टिकल है, एल्फा कणों की बीम है जिनकी पतली पन्नी पर उन्होंने बौछार की थी। एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट ए स्मॉल एंगल, यानी कुछ एल्फा कण थे जो बहुत ही कम कोण पर विक्षेपित हुए। इसके अलावा बहुत ही कम कण ऐसे थे जो एक लार्ज एंगल यानी बहुत बड़े कोण पर विक्षेपित हुए थे। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसके प्रेक्षण इस प्रकार उनको प्राप्त हुए थे कि अधिकांश एल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे। यहाँ पे अधिकांश कण जो थे वो सीधे निकल गए थे, बिल्कुल भी इनमें विक्षेपण नहीं हुआ। दूसरा, बहुत कम एल्फा कण ऐसे थे जो कुछ अंश कोण पर विक्षेपित हुए थे, यानी बहुत ही कम कोण पर वो विक्षेपित हुए थे। इनकी संख्या बहुत ही कम थी। और तीसरा ये है कि लगभग 20,000 में से एक एल्फा कण ऐसा था जो बिल्कुल 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ, यानी इधर से ये बीम आपतित हुआ और वापस एक कण वापस लौटकर चला गया। तो इनकी संख्या बहुत ही कम थी, और कितनी थी, लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो वापस लौटकर उस सोने की पतली पन्नी से टकराकर वापस लौट गया। तो इस प्रकार के प्रेक्षण रदरफोर्ड को प्राप्त हुए थे। इस प्रयोग के प्राप्त प्रेक्षण अत्यंत अनअपेक्षित थे, यानी उनकी अपेक्षा रदरफोर्ड ने नहीं की थी, और उन्होंने ये कहा था कि यह परिणाम उतना ही अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़ों पर मारें और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाए। तो इस प्रकार के अनअपेक्षित परिणाम रदरफोर्ड को इससे प्राप्त हुए थे। इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने कई सारे निष्कर्ष निकाले थे। रदरफोर्ड ने पहला निष्कर्ष ये निकाला कि अधिकांश कण सीधे निकल गए, इसलिए परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और आवेश रहित होता है, इसलिए अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ कण विक्षेपित होते हैं बहुत ही कम कोण पर, तो उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। प्रबल प्रतिकर्षण बल
यानी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स उन पे लगता है तो वो विक्षेपित हो जाते हैं, बहुत ही कम कोण पर विक्षेपित हो गए। इसका मतलब है कि उन पर कहीं से प्रतिकर्षण बल लगा है। अतः समस्त धनावेशित जो भाग परमाणु का होता है वो परमाणु के अंदर एक जगह पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा निष्कर्ष ये निकाला कि परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम होता है। ये निष्कर्ष इस आधार पर निकाला कि अधिकांश जो कण थे वो सीधे निकल गए, तो वहाँ पे कोई आवेश नहीं था। बहुत ही कम एल्फा कण ऐसे थे जो विक्षेपित हुए बहुत कम कोण पर। तो उन्होंने कहा कि जो परमाणु का पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत ही कम आयतन में व्यवस्थित रहता है, केंद्रित होता है। इस धनावेशित आयतन को उन्होंने नाभिक कहा था। जो बीच में धनावेशित भाग होता है उसको उन्होंने नाभिक कहा था। तो नाभिक की खोज भी रदरफोर्ड ने ही की थी। परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर उन्होंने बताया था तथा नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर, यानी परमाणु का नाभिक परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। तो ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे। रदरफोर्ड ने बताया जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेश रहित होता है, इसलिए अधिकांश एल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका द्रव्यमान बहुत ही कम जगह या उस जगह पर उसके मध्य भाग में केंद्रित होता है, जिसको उन्होंने नाभिक कहा था। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए बहुत ही कम एल्फा कण वहाँ से विक्षेपित हुए थे। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहते हैं। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथों को उन्होंने कक्षा कहा था। तीसरा यह कि परमाणु उदासीन होता है, अतः निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में उसका धनावेश होता है, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में 3 बातों को प्रस्तुत किया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र गति से वृत्ताकार पथों में गति करते हैं, जिनको हम कक्षा कहते हैं। तो परमाणु का साइज कितना बताया, 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस है नाभिक उसका साइज उन्होंने बताया था 10⁻⁻15 मीटर, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया। इसकी सबसे बड़ी कमी परमाणु के स्थायित्व की थी कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या ये नहीं कर सका। परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया। मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत में कहा कि वृत्ताकार पथों में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो ऊर्जा वहाँ से उत्सर्जित करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। इस प्रकार वह नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में घूमता हुआ अंततः उसके नाभिक में गिर जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। परमाणु के स्पेक्ट्रम एवं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और व्यवस्था को भी वो स्पष्ट नहीं कर पाया। तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करेगा और उसकी ऊर्जा में लगातार कमी होती जाएगी, जिससे वह अंततः नाभिक में गिर जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इससे परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से विद्यमान होते हैं, उसकी ऊर्जा क्या होती है, यह जानकारी भी इससे नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी कमी तो परमाणु के स्थायित्व की है, और भी कई सारी कमियां इसमें थी। आज के वीडियो में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जाना। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस देखते रहिए। अगले वीडियो में हम बोर के परमाणु मॉडल के बारे में जानेंगे।